नमस्कार, दैनिक सवेरा टेलीविजन में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजमोहन सिंह। इस वक्त पूरे देश की नज़र किसानों के आंदोलन पर है। जिस तरह से आंदोलन अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो हमें देखने में ये लग रहा है कि क्या ये वाकई मध्य प्रदेश के किसानों का दर्द है या पूरे देश में किसानों की यही स्थिति है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष भूपेंद्र मान सिंह साहब हैं। इनके पास ये भी जिम्मेदारी है कि जो पूरे देश भर में किसान यूनियन है उसको किस तरह से संगठित करते हैं, उसको भी उसका कोऑर्डिनेशन इनके पास है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मान साहब के साथ है। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इनसे बात करें कि अभी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और देश के बाकी हिस्सों में आंदोलन क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान साहब, ये जो मध्य प्रदेश में आंदोलन है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों का दर्द है या पूरे देश के किसानों का दर्द है? ये पूरे देश के है। देखिए, जहाँ जहाँ किसान मुश्किल में है, वो इतनी मुश्किल में है कि वो खुदकुशियाँ करने तक हर जगह जा रहा है। तो इसके लिए ये कहना कि ये मध्य प्रदेश का है, ये मराठवाड़ा का है, ये महाराष्ट्र का या तमिलनाडु का है या केरला का है, ये गलत है। सारे देश का किसान जो है वो इस वक्त बहुत त्रासदी में फंसा हुआ है। और ये तो एक किस्म का, जब कोई भी किसान ये कहता है कि इस देश में जीने की बजाय तो मर जाना अच्छा है, इससे ज़्यादा और क्या किसी के मन में जलन हो सकती है। और ये सारे किसान का इस तरह मन जल रहा है, उसको जिस तरह के उसका जीवन ऐसे है जैसे वो गुलाम भी कुछ उसके ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानवाधिकार होते हैं। किसान के तो मानवाधिकार ही टोटल ऐसे लगता है जैसे छीन लिए गए। अभी अगर मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में वहाँ के किसानों की समस्या को समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के किसान आंदोलनरत क्यों हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, बड़ी सिंपल बात है कि जब किसान के ऊपर कर्जा चढ़ता है तो इसके ये नहीं कि किसान ने काम कम किया है, उसने खेती कम की है, उसने मेहनत कम की है, उसने देशभक्ति कम की है, उसने सारा कुछ किया है, लेकिन ये करते करते भी अगर उसके ऊपर कर्ज चढ़ता है तो वास्तव में हम तो ये समझते हैं ये कर्ज उस पर मरा गया है जानबूझ के। उस पर कर्ज की कोई बात नहीं, उसने काम बहुत किया है, उसने पैदावार बढ़ाई है, खेती बढ़ाई है, उसने अपना कर्ज उतारने के लिए खेती बढ़ाई। लेकिन एक बड़ी सिंपल बात है कि कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। अब यहाँ तो ये हर जगह होता है कि कर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। ये किसान ने जब जब खेती बढ़ाई उसका कर्ज और बढ़ता गया। और ये मध्य प्रदेश का भी ऐसे ही हाल है, मध्य प्रदेश के किसानों का भी यही हाल है, सारे देश के किसानों का इसमें जैसे दिल जल रहा है। जब किसानों को देखते हैं, ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि 5 किसानों की मौत हो गई पुलिस फायरिंग में। और उसके पहले जो तस्वीरें हमने देखी, तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पे 1 महीने तक उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस जो रणनीति बननी चाहिए वो बन नहीं पाई। ऐसा है कि ये मैंने कल प्रधानमंत्री साहब को एक लेटर लिखी है जिसमें मैंने ये कहा है कि ये जो मध्य प्रदेश में किसान उग्र हुए हैं और उन किसानों के ऊपर गोली चलाई और उनकी 6 किसानों की हत्या हुई, कई सैकड़ों जख्मी हुए, क्या क्या है। तो उसमें यह है कि किसान बहुत शांत चलने वाला है, वो काम करने वाला है। तो काम करने वाला कभी भी उग्र नहीं होता। अब किसान तो शांतमय उसका आंदोलन चल रहा था, वो प्रदर्शन कर रहा था, वो जंतर मंतर में बैठ रहा है, तमिलनाडु से आके बैठ रहा है, यहाँ पंजाब में भी ऐसे हो रहा है, सारे देश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी वैसे ही हो रहा था। हमें इसका की पुख्ता जानकारी है, हमारे पास मिली है, हमारे वर्करों ने, वहाँ जो लोग हैं उन्होंने, कि बिल्कुल शांतमय था। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के बाहर से, जैसे शासन ने वहाँ भेज के उनसे कुछ ये करवाया, उग्र करवाया कि ये लगे कि किसान उग्र हो गए हैं, भेड़िए की शक्ल बना दो किसान की और इसके ऊपर गोली चला दो। इससे ज़्यादा भयानक स्थिति सरकार की तरफ से हो नहीं सकती। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इस जुल्म करने वाला, ये तो ऐसा है कि जब कोई किसान खुदकशी करके ये एक नारा देता है
कि इस देश में जीने की बजाय, इस बेइज्जती सहन करने की बजाय मर जाना अच्छा है, खुद को मार देना अच्छा है। तो मुझे एक बात मैं आपको बताऊं याद आती है कि यहाँ पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे छोटे 2 साहिबजादे, उनके बेटे बच्चे, उनको मलेरकोटला के नवाब वहाँ बैठे थे, औरंगज़ेब का वहाँ सरहंद में एक कोर्ट लगी थी, जिसमें कोर्ट में उनको सज़ा देने की बात कही गई। नवाब मलेरकोटला ने उसको कहते हैं हा दा नारा, डिसेंट किया कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, ये जुल्म है। उसने एक हा का नारा डाला और आज तक मलेरकोटला का बहुत इज्जत है, सम्मान है। अब तो सारे देश में हा का नारा क्या, हाहाकार मची है, हाहाकार मची है। और इस हाहाकार को जब उस वक़्त के औरंगज़ेब ने नहीं सुना था हा को, तो उसका क्या हाल हुआ। आज इस सरकार को उस शक्ल में नहीं आना चाहिए कि वो तो एक हा का नारा था, आज हाहाकार मची हुई है, और इसको नज़रअंदाज करके इसको दबाने की जो कोशिश हो, देश के हित में नहीं है। बिल्कुल, एक बात समझनी पड़ेगी कि मानसून अभी अच्छा है, मानसून का जो प्रेडिक्शन हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है, 95% के आसपास में बारिश होनी है, जो मानसून की स्थिति है। फसल काफ़ी अच्छी हुई पूरे देश में, लेकिन फिर भी सरकार क्यों फेल रही है, फेलियर क्यों है सरकार के पार्ट में अभी, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? मन नहीं है, बड़ी सीधी बात है। बात यह है कि हम हमेशा ये समझते हैं कि किसान फसल जितनी मर्जी बढ़ाता है, लेकिन काटता वो कर्ज है। इसके लिए हमारे पास कई सामने चीज़ें आई हैं। जब मैं पार्लियामेंट में था, आई वॉज नॉमिनी ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द अपर हाउस, किसान मूवमेंट से लिया गया था। तो मैंने वहाँ देखा कि उस वक़्त के देश के प्रधानमंत्री साहब नरसिम्हा राव साहब, उस वक़्त के आज के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो उस वक़्त कॉमर्स मिनिस्टर थे, और इन्होंने ये पार्लियामेंट की भरी सभा में माना कि किसान को हम सब्सिडीज़ देने की बजाय उनसे हम नेगेटिव मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट ले रहे हैं, उसको दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसान को इतना, अगर इन्होंने माना कि 100 की अगर वो पैदा करता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसको 72 दिए जाते हैं। तो ये इस तरह घाटे बंदा सौदा चलते चलते एक ऐसी दुनिया चल सकती है। अब सारी दुनिया मान रही है, आप भी मानते होंगे, सारी दुनिया मान रही है कि खेती इज़ ए लूजिंग प्रपोजिशन, खेती घाटे का धंधा हो नहीं गया, कर दिया गया है। ये सर्वे भी इस तरह का कुछ आया था कि ज़्यादातर किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार है, इसमें पंजाब की भी अच्छी खासी इसमें तादाद थी। अरे हर कोई छोड़ने को तैयार है, इस खेती में कौन जाने को तैयार है, मुझे ये बताओ। लेकिन ये बांधा हुआ है, सरकार ने या सिस्टम ने या नीतियों ने किसान को ज़मीन के साथ टाई अप किया हुआ है कि इससे हम बाहर निकलने नहीं देंगे। ये देश के हित में नहीं है, ये देश विरोधी सोच है। मान साहब, कल जलंधर में मीटिंग भी कुछ किसानों की मीटिंग हुई है, जो खास करके पूरा जो दोआबा इलाका है वो पोटैटो ग्रोअर्स का इलाका है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा आलू की फसल हो रही है, पंजाब में हो रही है। किसानों को मूल्य नहीं मिल रहे हैं, जो कीमत होनी चाहिए आलू की कीमत नहीं हो रही है। पहले आपको याद भी होगा, किसानों ने सड़कों पे आलू अपना जो फसल था वो फेंका था। अभी क्या स्थिति है, अभी सरकार क्या कर सकती है जो किसानों की हालत बेहतर हो? ये जो स्थिति है उसको माइंडसेट चेंज करना होगा। माइंडसेट किसान विरोधी जो है उसको छोड़ के जो माइंडसेट है वो प्रोड्यूसर के हक में करना चाहिए। किसान जो भी प्रोड्यूस करता है, वो किसी भी प्रोड्यूसर का जिस देश में इज्जत मान उसका सम्मान होता है, वो देश आगे बढ़ता है। और जिस देश में पैरासाइट्स का सम्मान होता है, जो जैसे खून चूसने वाले लोग जो पैरासाइट्स हैं उनका होता है, तो शरीर या देश या समाज बीमार समाज कहलाता है। अब भी ये सिस्टम जो है ये किसान विरोधी होने की बजाय इसको किसान के हित में होना चाहिए। प्रोड्यूसर चाहे कोई भी हो, चाहे वो खेत में काम करता है, चाहे वो कारखाने में काम करता है,
चाहे वो आइडियाज़ पैदा करने में यूनिवर्सिटीज़ में काम करता है, चाहे वो सर्विसेज अच्छी देने के लिए, देश के लिए एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम करता है, तो ये सारे प्रोड्यूसर्स लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ समझने की बात करते हैं कि जो मैनिफेस्टो में, एनडीए का जो मैनिफेस्टो था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है, इनकम, वो दुगुना हो जाएगी। अभी जो स्थिति है पूरे देश भर में, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति लग रही है बनती हुई? बहुत गंभीर मुद्दा है ये। बहुत गंभीर है, और कई बार तो इस पे गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, ये क्या लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इलेक्शन में जगह जगह ये कहा कि जब हमें सरकार दो, हम जो लागत है उससे 50% ज़्यादा किसानों को लाभ देंगे और प्रोड्यूसर को, पैदा करने वाले को हम बढ़ावा देंगे। तो उसके बाद यही प्रधानमंत्री है जिसने ये कहा देश के उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, कि नहीं ये तो हो नहीं सकता। तो ये मौकरी है। क्या ये आप अवसरवादिता देखते हैं क्या इसमें, इसके पीछे? क्योंकि मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बेहतर समझ भारतीय अर्थव्यवस्था की, लेकिन वो भी स्थिति को बदल नहीं पाए। देखो, उसमें और इसमें अंतर है। मैं देखो, मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ। मुझे ना कांग्रेस से नज़दीकी है, ना बीजेपी से दूरी है, ना किसी अकाली से नज़दीकी है, ना अकाली से दूरी है किसी से। आई एम ए फार्मर, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, मैं खेती के सिवा कुछ नहीं करता जी। तो मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वामीनाथन कमीशन बनाया। स्वामीनाथन कमीशन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट उसने माननी है नहीं माननी, ये उस वक्त की सरकार का प्रेरोगेटिव है। लेकिन इलेक्शन आ गई। इलेक्शन में नरेंद्र मोदी साहब वो इलेक्शन को लीड कर रहे हैं, और उस लीड करते करते उन्होंने कहा, देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बनाया था, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, हम करेंगे। इसमें दोनों में अंतर है। देखो, आप मीडिया वाले लोग हो, इन दोनों को बहुत बारीकी से देखते हो, इस दोनों को देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसने बनाया, इन्होंने हिक के कहा कि ये होना चाहिए और हम करेंगे, अब ये मुकरते हैं। तो ये तो आपने कहा कि आपने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, थोड़ा अगर जिक्र करें, हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख लें कि मैंने अपनी चिट्ठी में क्या चीज़ का जिक्र किया, कुछ उनको। मैंने शुरू में ये कहा है, उस चिट्ठी में ओपनिंग है कि रघुकुल रीत यही चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और उसके बाद मैंने ये कहा है कि मोदी जी, जहाँ कंस्टिट्यूएंसी से आप आते हो, उस कंस्टिट्यूएंसी से राजा हरिश्चंद्र साहब थे, और उन्होंने अपना वचन पालन करने के लिए यहाँ तक किया कि अपने परिवार को, अपने सारी सब कुछ को दांव पे लगा के ये कहा कि मैं वचन पालूंगा, मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। इसी तरह मैंने वहाँ लिखा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, वो फारसी में था, जिसका है, उसका नाम है जफरनामा। जफरनामा में गुरु गोबिंद सिंह साहब ने औरंगजेब को ये कहा था कि अरे, तू कहता है मैं सच्चा मुसलमान हूँ, तू कहाँ का मुसलमान है? तूने कुरान शरीफ की कसम खा के कहा था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बच्चों का रास्ता दूंगा, तो और तूने अपनी कसम तोड़ी है, तू कहीं का सच्चा नहीं है। तो ये जो हमारी परंपरा है वचन निभाने की, ये सिर्फ 56 इंच की छाती कहने से नहीं चलती। वचन निभाना अपना काम है, ये मैंने उनको लिखा है, और ये होना चाहिए। अभी मान साहब, जो आंदोलन अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है और महाराष्ट्र में भी, और जो लोग फूड पॉलिसी और तमाम नीतियों से जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट के साथ में, उनको क्या दिक्कत आ रही है? जो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें थी, उसको लागू करने में क्या प्रैक्टिकल मुसीबत है? थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करें। उनको प्रैक्टिकल जो आ रही है, ये तो उनको पता होगा। और मैं जो समझता हूँ
कि उनको क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि उनको किसान को लूट के अपने घर में उसकी लूट का माल ले जाके खाना अच्छा लगता है, उसको किसान की लूट लूट के अपनी तिजोरियां भरना अच्छा लगता है, किसान को लूट के विदेशों में पैसा जमा करना अच्छा लगता है, किसान की लूट के जिन्होंने बेईमानी की है उनके पैसे उनको राइट ऑफ करने में अच्छा लगता है। तो ये जो है मैं जो समझता हूँ और हम किसान आंदोलन जो समझते हैं उनकी अपनी मानसिकता होगी कि वो तो कई कुछ कहेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उनकी दिक्कत ये है कि वो अपनी लूटपाट जो उन्होंने शुरू की हुई है वो छोड़ना नहीं चाहते। लोकसभा चुनाव से पहले एक चर्चा हुई थी कि फार्मर्स के लिए एक इनकम कमीशन बने, जिससे किसानों को के लिए एक आय सुनिश्चित हो। जिस तरह से बाकी जो नौकरी करते नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ 10,000 या 5,000 एक निश्चित आय किसानों को मिले, उस पर कितनी बात आगे बढ़ी है क्या, या सिर्फ ये हवा हवाई है? अरे क्या सोचते हो आप? अरे मैं किसान हूँ, एक दाना मैं धरती में रखता हूँ, बोता हूँ, उस दाने का 100 गुना करता हूँ, और मेरे लिए ये सोचते हैं कि हम किसान के लिए क्या करें। हम किसान के दुश्मन, किसान को लूटने वाले, वो किसान के लिए सोचते हैं हम क्या करें। आपको एक बात बताऊं, गांधी जी जिनका देश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने बहुत काम किया, बड़ा कुछ कहा। एक गांधी जी का वाक्य है कि आप किसान की छाती से उठ जाओ, वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात। अरे आप हमारी छाती पे चढ़े हुए हो और आप ये कहते हो कि हम किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे उठ जाओ ना हमारी छाती से, किसान की छाती से, तो किसान तो खुद उठ जाएगा। थोड़ी पंजाब के किसानों की भी चर्चा कर लें, क्योंकि पंजाब में भी जो कांग्रेस सरकार आई है तो एक बहुत बड़ा वादा किया था कि किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसको माफ़ हम कर देंगे। तो ये जो वादा है, इसको वाकई एक्शन में तब्दील होता हुआ आप देख रहे हैं, या बाकी स्टेट की तरह ये भी कहीं एक चुनावी वादा बन के न रह जाए? मैं अभी एकदम उसमें शक में नहीं आना चाहता। जी, आप समय दे रहे हैं कैप्टन साहब। मैं अभी एकदम मैं शक में नहीं आना चाहता, लेकिन मैं इसमें ये समझता हूँ कि ये जो कर्ज हम पे चढ़ा है, ये मढ़ा गया कर्ज, मैंने शुरू में भी कहा, ये मढ़ा गया कर्ज हमारी पैदावार को हमसे छीन के, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ लूट के हमसे लिया गया है और कम दाम देके किया गया है, और देश ने किया है। पंजाब के किसानों ने देश के लिए बहुत बड़ा दिया है। पंजाब के किसानों का देश के ऊपर कोई समझे ना समझे, लेकिन जो भी सही समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं पंजाब के किसान का कर्ज है देश के लोगों के ऊपर, और वो कर्ज उतारना चाहिए। देश को पंजाब ने आत्मनिर्भर बनाया। बिल्कुल, ये देश को जो पंजाब ने कर्ज बहुत बड़ा दिया है वो देश को उतारना चाहिए, और इसके लिए बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। अगर यूपी में प्रधानमंत्री मोदी साहब जाके ये अनाउंस करते हैं कि हम कर्ज राइट ऑफ करेंगे, और उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर आते हैं वो कहते हैं हम करेंगे, ये उन्होंने कुछ किया भी है या क्या हुआ है, तो ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक देश के हैं या एक स्टेट के हैं या एक जमात के हैं? प्रधानमंत्री देखिए भाई साहब, ये सारे देश का होता है। वो प्रधानमंत्री उसी तरह यूपी का है जिस तरह पंजाब का है, जिस तरह कर्नाटक का है, जिस तरह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का है। बिल्कुल। अब लास्ट में आखिर में ये सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो एक डेडलॉक बना हुआ है किसान के बीच में, और उधर शिवराज सिंह चौहान भी उपवास पे बैठ गए, आपने देखा होगा, टेलीविजन में खबरों में देखा है, तो क्या इसमें रास्ता क्या बनना चाहिए? क्या करें इसमें? देखो ये तो हंसी वाली बात होगी कि जो डाकू है, जो जुल्म करने वाला है, वो जाके धरने पे बैठ गया और वो कहता है कि मैं उपवास करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अरे क्या करते हो? ये ड्रामा क्या समझते हो कि हम सभी को नहीं पता। लेकिन सवाल हमारे सामने ये है कि
हमने सारे देश के सामने हाँ का नारा रखा है। अब सारे देश ने देखना है कि चौहान साहब या और कोई किस तरह के ड्रामे करके देश को गुमराह करने हैं, कितनी देर तक करते हैं, ये देश के हित में नहीं है। ये थे भूपेंद्र मान सिंह साहब, बीकेयू के प्रेसिडेंट और राज्यसभा के एमपी भी रहे। काफ़ी इन्होंने जो पॉलिसी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको फॉर्मुलेट भी की है। इनकी नज़र है कि किस तरह से ये जो डेडलॉक है ये किस तरह से खत्म हो और किसान अपने वापस घर जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पॉलिटिकल ब्लेम गेम हो रहा है पूरे देश भर में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो या देश का कोई हिस्सा हो, उससे समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है जब तक कि केंद्र सरकार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाती है और किसानों के जो इशूज है, किसानों के जो मुद्दे हैं, उसको एक दीर्घकालिक तरीके से एड्रेस करते हैं। तो अभी तक जो भी चर्चा हुई इसमें से बात निकल के यही आ रही है कि किसानों को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर नहीं है। किसानों को जो एमएसपी मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है, किसानों के लिए सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है किसानों के लिए। तो निश्चित तौर पे ये समझना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को खास करके ये देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे वो पूरे करें। तो फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने हुए थे। नमस्कार, धन्यवाद।